तो गाजा में हमास और आईडीएफ के बीच टक्कर है। वेस्ट बैंक में आईडीएफ को लोहा लेना पड़ रहा है, वहीं हिजबुल्लाह से टक्कर और अब मैदान में हूती और साथ में पीछे से ईरान भी। तो सवाल यही कि क्या चौतरफा घिरता जा रहा है इजराइल? करेंगे इस पर बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। मेरे साथ हैं इस बुलेटिन में मेरे सहयोगी करुणा शंकर शर्मा। इजराइल हमास जंग 46 दिन से जारी है और गाजा पर इजरायली सेना ताबड़तोड़ अटैक कर रही है। अब तक 14,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। वहीं हमास, हिजबुल्लाह और हूती इजरायली ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। बीतते वक्त के साथ इजराइल की चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। इजरायली फोर्स को ठंड से भी चुनौती मिलनी शुरू हो गई है। अभी तक इजरायली सेना हमास पर नियंत्रण नहीं कर पाई है। वहीं 7 अक्टूबर से हमले के बाद से ही हमास की कैद में रहे 240 से बंधकों का भी अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। इन सब के बीच मॉस्को में ओआईसी की बड़ी बैठक हो रही है। ब्रिक्स देशों ने भी इमरजेंसी बैठक बुलाई है। तमाम बड़ी खबरें और इनसे जुड़े अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे इस बुलेटिन में। तो जंग के 46वें दिन इजराइल की मुसीबत पड़ी। 4 फ्रंट पर इजराइल को चुनौतियां मिल रही हैं। सर्दी में हमास के खिलाफ जंग मुश्किल साबित होता नजर आ रहा है। तो गाजा की जंग इजराइल के लिए इतनी आसान नहीं है, क्योंकि उसे अब चारों तरफ से चुनौतियां मिल रही हैं। अब उसे 4 मोर्चों पर हमास के साथ जंग करना है, जिसमें सबसे पहला नॉर्थ फ्रंट है। जी हां, नॉर्थ फ्रंट ऑपरेशन पर यहां ठंड का असर अभी से दिखना शुरू हो गया है। इसके अलावा गाजा फ्रंट पर भीषण युद्ध छिड़ा हुआ है। हमास के ठिकानों पर अभी भी पूरी तरह से कब्जा नहीं हुआ है, नियंत्रण नहीं हो पाया। यमन फ्रंट की बात करते हैं। हूती विद्रोहियों के लगातार यहां पर हमले चल रहे हैं और हूती एक अलग चुनौती पेश कर रहे हैं आईडीएफ के सामने। और साथ ही बंधकों की रिहाई एक बड़ा चैलेंज है। बंधकों की रिहाई के अभी तक किसी प्लान पर कोई सहमति नहीं बन पाई। हालांकि बातचीत जारी है कतर के जरिए, लेकिन अभी कुछ हो नहीं पाया है। एक और बड़ी खबर, इजराइल की पहली चुनौती क्या? उत्तरी फ्रंट, जिसका जिक्र हमने किया। यहां पर अब ठंड का कहर भी देखने को मिल रहा है। पहली बर्फबारी हुई है, इससे आईडीएफ परेशान है। हेरमोन पर्वत पर बर्फ जम गई है। हथियारों के इस्तेमाल में इससे दिक्कतें आती है। जी हां, तो नॉर्थ फ्रंट पर सर्दी का साया, मौसम की पहली बर्फ गिरी। यहां पर हेरमोन पर्वत पर बर्फ जमी। पर्वत पर आईडीएफ की हेरमोन ब्रिगेड है। जंग के लिए 3 लाख सैनिक यहां पर तैनात हैं और सैनिकों को विंटर गियर देना एक बड़ी चुनौती है। इसके साथ ही बर्फ में हथियारों के इस्तेमाल में काफी दिक्कतें आ रही हैं। आईडीएफ के लिए ग्राउंड ऑपरेशन अब आसान नहीं होने वाला, जो जानकारी सामने आ रही है एक बड़ी चुनौती के तौर पर। एक और बड़ी खबर, यह खबर इराक से आ रही, इसका हम रुख कर रहे हैं। बगदाद के पास एयर स्ट्राइक की खबर है। अबू गहरैब हाईवे के पास बमबारी की खबर है। तो इराक से ये बड़ी खबर, जहां पर बगदाद के पास एयर स्ट्राइक हुई है। अबू गहरैब हाईवे के पास एयर स्ट्राइक जो हुई है, बमबारी, उसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। اسمع طلق بالسيارة بتوصل 3 طلق هاي السيارة بتوصل 3 طلق। वहीं गाजा में रात भर हुए विध्वंसक हमले धमाकों से फिर दहला उत्तरी गाजा का क्षेत्र। हमास ठिकानों पर रॉकेट की ताबड़तोड़ बौछार। विस्फोट के बाद दिखी आग की लपटें और रोशनी। और दक्षिणी गाजा से एक और बड़ी खबर, जहां पर विस्फोटक हमला हुआ। हमास के ठिकानों पर गोलीबारी हुई है। ड्रोन से रेकी के बाद आर्टिलरी अटैक हुआ। तस्वीरें आपके सामने, कैसे बमबारी को अंजाम दिया गया ये भी आप देख पा रहे हैं। हमास के कई ठिकाने तहस नहस हो गए इस बमबारी में। और उस बीच इजरायली एयरफोर्स की बड़ी कार्रवाई। गाजा में इजरायली एयरफोर्स ने की भीषण बमबारी। हमास के खिलाफ सबसे बड़ा हमला। हर तरफ दिखा धुएं का गुबार।
और वहीं गाजा में आईडीएफ के हमले में कई इमारतें तबाह हो गई। बमबारी के बाद पूरे इलाके में धुआं फैल गया है। हमास के सुरंग वाले ठिकानों पर हमला हुआ। ये देखिए तस्वीर आपके सामने। गाजा में लगातार आईडीएफ की तरफ से एयर स्ट्राइक जारी है। इजरायली एयरफोर्स बमबारी कर रही है। और देखिए इजरायल हमास जंग का आज 46वां दिन है, लेकिन हमास के साथ लड़ाई में इजरायल को अब तक बड़ी कामयाबी हाथ नहीं लगी है। इसलिए अब नेतन्याहू से इजरायल के लोग कई सारे सवाल भी कर रहे हैं। अब तक बंधकों के ठिकानों का पता नहीं चल पाया है। ये सवाल नेतन्याहू की सरकार से लोग पूछने लगे। और क्या दिक्कतें हैं? हमास के लड़ाकों पर शिकंजा अभी तक पूरी तरह से नहीं कस पाया। इसके अलावा जो टनल नेटवर्क है इसे भी पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाई है आईडीएफ। हमास के खिलाफ गाजा में आईडीएफ का मुख्य मोर्चा है और ये मोर्चा लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। अब देखिए जरा क्या क्या है यहाँ पर। इन्फेंट्री यहाँ मौजूद है, वक्तमंद गाड़ियां मौजूद है और इसके साथ अब घने इलाकों में आईडीएफ प्रवेश कर रही है, जो कि एक बड़ी चुनौती है क्योंकि यहाँ पर कोलेट्रल डैमेज होने की संभावना और है। इसके अलावा दक्षिणी पूर्व इलाके में भी इजरायली सेना घुस गई है, लेकिन जैसा आपको बताया काफी घना इलाका है। लगातार चुनौतियां आईडीएफ के सामने बनी है। गाजा में आईडीएफ की 36वीं डिवीजन दक्षिणी गाजा में तैनात की गई। आईडीएफ की 162वीं डिवीजन नॉर्थ गाजा के मोर्चे पर है। 17 से 19 नवंबर के बीच आईडीएफ के 13 जवान शहीद हुए हैं, यानी कि आईडीएफ को भी नुकसान होता जा रहा है इस ऑपरेशन के दौरान। और देखिए लाल सागर में इजरायली सेना को एक और खुली चुनौती मिली है। हूती विद्रोहियों ने इजरायली जहाज को मार गिराने की धमकी दी है। धमकी के बाद हूती विद्रोहियों ने दिखाई समंदर में अपनी ताकत। तो इजरायल वर्सेस हूती विद्रोही युद्ध का यमन फ्रंट, बड़ी बातें क्या हैं समझ लेते हैं उसको भी। लाल सागर में इजरायली नेवी को खुली चुनौती दी है हूती विद्रोहियों ने और निशाने पर इजरायल के कार्गो शिप है। इसके साथ ही धमकी के बाद हूती विद्रोहियों ने समंदर में अपनी ताकत दिखाई। ये सबने देखा। इजरायली लिंक पर जो ब्रिटिश जहाज है उसको अगवा किया गया जो लाल सागर मौजूद था। 7 अक्टूबर के क्रूर हमले पर हमास को हूती विद्रोही लगातार समर्थन भी दे रहे हैं। बिल्कुल, और इजरायल पर रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन से लगातार हमले किए जा रहे हैं। यमन बॉर्डर पर संघर्ष चल रहा है। इजरायली इलाके टारगेट पर हैं, तो यमन से भी एक चुनौती आईडीएफ के लिए, इजरायल के लिए हूती विद्रोहियों की तरफ से। और देखिए एक और बड़ी खबर, इंडोनेशियाई अस्पताल के पास से पलायन हुआ है। तो इसी के साथ लोग इलाका छोड़ रहे हैं क्योंकि यहां पर इस अस्पताल को, इलाके को आईडीएफ ने घेर रखा है। इंडोनेशियाई अस्पताल के आसपास इजरायली सेना तैनात है और अब यहां पर अल शिफा की तरह बड़ा ऑपरेशन छिड़ सकता है, बड़ा हमला हो सकता है। इस आशंका और दहशत में लोग किस तरह से पलायन करते हुए नजर आ रहे हैं वो आप तस्वीरें देख रहे हैं। और इजरायल हमास जंग पर दुनिया में हलचल पड़ गई है। गाजा संकट पर चर्चा के लिए ब्रिक्स ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है। यह बैठक वर्चुअल होगी। इस मीटिंग में भारत, ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका के नेता शामिल होंगे। इसके अलावा ईरान और सऊदी अरब समेत कई अन्य देशों के नेता भी बैठक में मौजूद रहेंगे। ब्रिक्स की इस बैठक में राष्ट्रपति पुतिन और यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी शामिल होंगे। वहीं गाजा जंग पर चर्चा के लिए मॉस्को में अरब लीग देशों और ओआईसी के विदेश मंत्रियों की भी आज बैठक हो रही है। और इस सब के बीच ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने इजरायल के खिलाफ 50 देशों के राष्ट्राध्यक्षों को खत लिखा है। आज की चौथी बड़ी खबर है, हमास ने तेल अवीव पर रात भर कई मिसाइलें दागी और वहां पर लगातार अलर्ट सायरन बजते रहे। इस बीच उत्तरी इलाके में बर्फबारी के चलते इजरायल के सैन्य अभियान में मुश्किलें पैदा हो रही है। उत्तरी इलाके में इजरायली फोर्स को हिजबुल्लाह से चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। हमास इजरायल जंग पर आज ब्रिक्स की अहम बैठक होनी है। पूरी दुनिया की निगाहें इस बैठक पे हैं। साउथ अफ्रीका की अगुवाई में ब्रिक्स की बैठक होगी। ब्रिक्स की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शामिल होंगे। ईरान और यूएई के नेता ब्रिक्स बैठक में शामिल होंगे। तो ब्रिक्स की ये अहम बैठक, गाजा में जो हालात है उसको लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। तो आज ब्रिक्स की इस बैठक में गाजा संकट पर चर्चा होगी।
ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, इसको लेकर आज वर्चुअली बुलाया गया है। क्या जानकारी? आज वर्चुअल ब्रिक्स सम्मेलन की बैठक है। गाजा विध्वंस को लेकर चिंता जाहिर की जा रही है। इस मीटिंग में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका जो देश हैं जो इसके सदस्य हैं वो शामिल होंगे। ईरान और सऊदी के नेता भी इस बैठक में शामिल होंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पुतिन भी वर्चुअली जुड़ेंगे। यूएन महासचिव गुटेरेस भी, एंटोनियो गुटेरेस भी शामिल होंगे, जो लगातार गाजा में आम लोगों की मौत हो रही है उस पर चिंता जाहिर कर चुके हैं। इजराइल को लेकर आलोचना भी उनकी तरफ से की गई। सम्मेलन में गाजा में मानवीय संकट पर चर्चा संभव है। साथ ही साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जो जानकारी सामने आ रही है। बिल्कुल, और देखिए मॉस्को में मुस्लिम देशों के नेताओं की बड़ी बैठक होने वाली है और ओआईसी के विदेश मंत्रियों की यह बड़ी बैठक है। बैठक में गाजा टेंशन पर चर्चा होगी। तो गाजा को लेकर तमाम बैठकें हो रही हैं और इस बीच देखिए ओआईसी की यह बैठक रूस में ये बैठक होनी है, इसलिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। रूस का स्टैंड इस पूरे मामले में अब तक जिस तरीके का रहा है, तमाम मुस्लिम देशों को रूस से उम्मीदें हैं समर्थन की, सपोर्ट की, और इस बीच ओआईसी की ये बड़ी बैठक, विदेश मंत्रियों की बैठक। तो आप देखिए कि पुतिन के साथ अरब, ये सवाल उठ रहा है। रूस में मुस्लिम देशों की ये बैठक है और इसको लेकर पूरी दुनिया में हलचल भी है। मॉस्को में जुटेंगे मुस्लिम देशों के विदेश मंत्री। रूस के साथ ओआईसी के विदेश मंत्रियों की बड़ी बैठक है। यह बैठक में गाजा टेंशन पर चर्चा होगी। सर्गेई लावरोव विदेश मंत्रियों की मेजबानी करेंगे। तो अब तक जो कुछ हुआ और आगे क्या हो सकता है, इन सभी विषयों पर यहां चर्चा होगी, यहां बैठक होगी और इसकी मेजबानी कर रहा है रूस। तो यह समझना बेहद जरूरी है कि इस पूरे मामले में यह बैठक कितनी महत्वपूर्ण है। बैठक की इनसाइड स्टोरी क्या है, इसको भी जल्दी से देख लेते हैं बिग वॉल के माध्यम से। रूस की नजर मिडिल ईस्ट पर है, यह तो तय है। जिस तरीके से रूस की अभी तक की भूमिका रही है, तो बंधकों की रिहाई पर हमास की शर्तें हैं, उस पर भी बातचीत होगी। क्या मुद्दे रहेंगे, क्या चर्चा रहेगी, बैकग्राउंड क्या है, उसको समझते हैं। 5 दिन के सीज फायर की मांग की है हमास ने और लगातार ये मांग दोहराई गई है। अस्पतालों, मस्जिदों पर बमबारी जो हो रही है उसको रोका जाए, लगातार ये शर्त रखी गई और इस बात का अंदाजा पूरी दुनिया को भी है। रूस में जो ये बैठक हो रही है उसमें शामिल होने वाले अरब देश इन शर्तों के साथ क्या चर्चा करेंगे, इस पर हमारी नजर रहेगी। गाजा पर हवाई निगरानी जो है वो बंद हो, फिलिस्तीनी महिलाओं, बच्चों की रिहाई हो, ये शर्तें हम बता रहे हैं। हमास की जो शर्तें हैं युद्ध विराम को लेकर, वो शर्तें ये रही। ईंधन आपूर्ति के लिए 400 ट्रक भेजे जाए क्योंकि पावर क्राइसिस है, एनर्जी क्राइसिस है। मानवीय सहायता के लिए रसद का इंतजाम भी किया जाए। हमास की ये तमाम शर्तें हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से हमास ने युद्ध विराम के लिए ये शर्तें रखी हैं। बातचीत के टेबल पर ये सारी बातें आ रही हैं और कहीं ना कहीं अब इजराइल के पाले में ये गेंद डाली जा रही है कि इजराइल इन पर क्या सोचता है। नेतन्याहू बहुत क्लियर है, हमास का खात्मा और उसके बाद ही युद्ध खत्म। और इस बीच देखिए रूस के साथ साथ चीन भी मिडिल ईस्ट पर अपनी नजर बनाए हुए। बीजिंग में भी मुस्लिम देशों के नेताओं की बैठक चल रही है। बैठक के दूसरे दिन भी गाजा पर चर्चा होगी। सऊदी, जॉर्डन समेत 4 देश बैठक में शामिल। इसके अलावा ओआईसी के महासचिव जो मुस्लिम मुल्क के प्रतिनिधि हैं वो भी इसमें शामिल। तो रूस और चीन लगातार मुस्लिम देशों के साथ वार्ता कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं इस बड़ी समस्या का क्या हल हो सकता है और कैसे अरब देश की जो शर्तें हैं और कैसे इजराइल के ऊपर दबाव बनाया जाए, इन सब पर बातचीत, चर्चा रूस और चीन दोनों जगहों पर। हमास और गाजा के हिमायती बन रहे जिनपिंग की बात, जिनका प्रेम मुस्लिम मुल्कों के प्रति रह रहकर छलकता है और अब वो उन्हें भरोसा दिलाना चाहते हैं कि चीन ही उनका असली सगा है। लेकिन सच ये है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे चीन ने ठगा नहीं। जी हां, चीन की धोखेबाजी पूरी दुनिया जानती है। दरअसल चीन में मुस्लिम मुल्कों की एक बैठक हुई और इस बैठक में 4 मुस्लिम देशों के विदेश मंत्री के साथ फिलिस्तीन अथॉरिटी के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। इस मीटिंग के लिए चीन में बैठक का उत्तम प्रबंध भी किया गया, लेकिन
बैठक का असली सच ये है कि अब जिनपिंग को इजरायल हमास की जंग में अपने लिए बड़ा मौका नजर आ रहा है। जो मुस्लिम देश और दूसरे लोग इस चीन प्रायोजित बैठक में आए उनके बारे में समझिए, वो गणित भी समझिए। फिलिस्तीन अथॉरिटी के प्रतिनिधि जो इजरायल और हमास के बीच चल रही जंग में एक पक्ष हैं। सऊदी अरब जो मौजूदा वक्त में मुस्लिम मुल्कों का खलीफा है और गाजा पर हमले के लिए इजरायल का विरोध भी कर रहा है। जॉर्डन जो खुद एक इजरायल का विरोधी देश है। मिस्र जो फिलहाल युद्ध निरपेक्ष है और इजरायल और गाजा के बॉर्डर पर होने की वजह से खुलकर किसी के साथ खड़ा नहीं नजर आ रहा है। इंडोनेशिया की बात करें जो एक एशिया का प्रभावी मुस्लिम मुल्क है और इसके अलावा ओआईसी के महासचिव जो मुस्लिम मुल्क के प्रतिनिधि हैं वो भी यहां पर मौजूद है। तो आप देखिए कि किस तरीके का मुस्लिम वर्ल्ड का रिप्रेजेंटेशन है और इसको साधने में कौन लगा है? चाइना। इजरायल को तुर्की की चेतावनी। जी हां, गाजा नरसंहार मांग पर जवाब मांगा है। गाजा पर बर्बर हमले बंद हो, एर्दोआन ने कहा। इजरायल युद्ध अपराध कर रहा है, तुर्की के राष्ट्रपति का बयान। ये कोई युद्ध नहीं बल्कि नेतन्याहू द्वारा की गई बर्बरता, क्रूरता, विश्वासघात और आतंकवाद है। नेतन्याहू ने अस्पतालों और चिकित्सा सुविधाओं को निशाना बनाकर इजरायल की छवि को हिला दिया। इजरायली हमलों में महिलाओं और शिशुओं को निशाना बनाया गया। हमने गाजा में अपने भाइयों के लिए 800 टन सहायता भेजी। पश्चिमी दुनिया महिलाओं और बच्चों के नरसंहार के बारे में कुछ क्यों नहीं करती? पश्चिमी दुनिया के विपरीत तुर्की इजरायल का ऋणी नहीं है जो फिलिस्तीनियों के खिलाफ इजरायल द्वारा किए गए नरसंहारों को उचित ठहराए। और देखिए एक और बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा बयान आया है बंधकों को लेकर। गाजा बंधक मुक्ति समझौता बेहद करीब है, ये जो बाइडेन की तरफ से कहा गया। बंधकों की रिहाई का विश्वास जताया है। हमास ने बनाया है 240 लोगों को बंधक और अब ये जो बाइडेन की तरफ से कहा गया है, क्योंकि इससे पहले कल भी हमने देखा था जब जो बाइडेन की तरफ से एक बयान आया था कि बहुत जल्द बंधकों की रिहाई का रास्ता साफ होगा, इस पर बात बन जाएगी। आज एक बार फिर से जो बाइडेन का ताजा बयान और 240 बंधकों को लेकर जो इस वक्त बातचीत चल रही है वो अब बहुत ही अपने अंतिम दौर में है, ये कहा गया है। तो ये आपको बता दें कि जब इजरायल पर हमला किया था इसके बाद हमास अपने साथ विदेशी नागरिकों को, इजरायली नागरिकों को बंधक बनाकर ले गया था। हालांकि अभी तक इनके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया कि कहां पर इन्हें छुपाकर रखा गया है, किस हालत में है ये बंधक। अभी हाल फिलहाल में एक जो 55 साल की महिला बंधक है उसका शव भी मिला था, जिसके बाद बंधकों के हालात को लेकर चिंता जाहिर की गई थी। और अब जो बाइडेन का बयान कि बहुत जल्द संभव है कि बंधक रिहा हो जाए।